तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं को मैं लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन के जरिए आपको मैं पूरा समझाने वाला हूं। तो आइए अब हम सभी पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इनको कौन लिखा था। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न ये बनेगा बच्चों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, आप माइंड में पहले ये बैठाइए बच्चों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट कहानी को आरंभ करूँगा। देखिए यहाँ पर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में भारत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ना, ये जो बलिया है ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और कहाँ? दुबे का छपरा में। तो ये जगह का नाम है। आपको समझ में आ गया? एक नंबर में ये ऑब्जेक्टिव में ये बन सकता है बच्चों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए बच्चों, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, उसके बाद आप खुद से भी रीडिंग देके समझ सकते हैं। फिर है कि द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं। ये रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इनका कौन कौन सा रचना है। तो आपको याद रखना है कि द्विवेदी जी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख रचना कौन कौन है बच्चों, तो अशोक के फूल, ये देख रहे हैं ना आप लोग, अशोक के फूल। फिर क्या है? कल्पलता, विचार और वितर्क। ये यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये सभी के सभी जो है ना, ये जितने भी देख रहे हैं ये प्रमुख रचनाएं हैं। आपको क्या करना है, इनके जितने भी रचना है आपके पास बुक होगा, उस बुक में इसको हाईलाइट कर लीजिए, जैसे मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ। और आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के 2 या 3 महीने पहले इसको पूरा अच्छा तरीक़ा से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये उनकी रचना है, आप खुद से कर सकते हैं। और इनका एक और इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बताऊं, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया है कि सन 1900, ठीक है, सन 1900 कितना है यहाँ, 79। ठीक है, सन 1979 में उन्होंने जो है कि दिल्ली में उनका निधन हो गया। यानी आपको याद रखना है कि सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में उसका निधन हो गया था। किसका बच्चों? हाँ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु हो गया। तो आइए एक बार मैं रिवाइजिंग करवा देता हूँ शॉर्टकट में। याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, तो आपको जवाब देना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक प्रश्न ये भी बनेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं बच्चों, ये पाठ की कौन सी विधा है, तो ये एक ललित निबंध है। क्या है बच्चों? ललित निबंध है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो निबंध या ललित निबंध रहेगा, तो उसमें टिक मारना है। तो आइए सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये समझा दूँ, बुक पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ चित्र के माध्यम से, वो देख लीजिएगा। तो ये जो है ना ललित निबंध, काफ़ी अच्छा तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए ये कुछ लाया हूँ, आप देख के हंसिएगा नहीं कि सर ये क्या बंदर वगैरह दिखा रहे हैं। ये बाबू कोई बंदर वगैरह नहीं है, बल्कि हम ही लोग हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर ये सब हम ही लोग हैं तो आप थोड़ा देर के लिए आश्चर्य में पड़ जाइएगा, सर हम लोग, वो भी ऐसा? ना ना ना, आप गलत बता रहे हैं, हम लोग तो कितना अच्छा है जी बच्चों। बिल्कुल यही सब है बच्चों। ठीक है, इन्हीं सब के जरिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आखिर आज से जब हम लोग लाखों साल पहले जाएंगे तो हम लोग ऐसा ही थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होते 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 आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसीलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आज का जो ये हम लोग का नाखून देखिए बच्चों, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है ना? नाखून देखिए, आज का नाखून देखिए, और आज से ठीक है कई हजारों साल लाखों साल पहले जाइएगा तो ये सब का नाखून देखिए कितना डेंजरस हुआ करता था। ठीक है, जब आप देखिएगा तो आश्चर्य में पड़ जाइएगा। और इन्हीं सब नाखून के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, स्टोरी जानने से पहले आप ये जान जाइए कि ये जो नाखून है, क्या बच्चों, नाखून प्राचीन समय में, किस समय में? प्राचीन समय में ये जो नाखून है इसका प्रयोग आत्मरक्षा के लिए, शिकार करने के लिए किया जाता था। यानी ये जो नाखून है, इसी नाखून के जरिए हम लोग प्राचीन समय में क्या करते थे, हम लोग नहीं, हम लोग इसी से ना बन के आए हैं बच्चों। तो ऐसे समझिए, जब हम लोग बहुत पहले अगर जाइएगा तब
ठीक है। तो इसी सब नाखून जो है, यही सब नाखून से हम लोग किसी को पकड़ पाते थे, शिकार कर पाते थे। समझ में आया? अब आपको पूरा समझ में आएगा। ये देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए, आदि मानव सब है बच्चों, ये सब है ना। आपको लग रहा होगा बनमानुष की तरह, ठीक है। हाँ, तो अब आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए यही है ना, एक बार यहाँ देख लीजिए। मैं आपको अभी लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मेरा नाम है विजय सहनी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि अध्याय 4 है। देखिए लेखक कह रहे हैं, कौन कह रही है? लेखक कह रहे हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछ बैठते हैं। अल्पज्ञ पिताजी बड़ा दयनीय जीव होता है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो कभी कभी क्या करते हैं, आश्चर्य में डाल देने वाले, ठीक है बच्चों, आश्चर्य में डाल देने वाले प्रश्न पूछ बैठते हैं। और अल्पज्ञ पिताजी, कम जानकार, अल्पज्ञ मतलब वो थोड़ा कम बुद्धि, अल्पज्ञ पिताजी, थोड़ा जानने वाले पिताजी बड़ा दयनीय जीव है, बहुत उसको दया आ जाता है, दयनीय जीव होता है। किसी का भी पिताजी हो, हम ही लोग अगर अपने पिताजी से कोई प्रश्न करें, अगर पिताजी वो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो थोड़ा देर के लिए देखिएगा पिताजी का मुंह छोटा हो जाता है, वही चीज़ है। लेकिन पिताजी तो दयनीय होता है, वो सोचता है कि मेरा बच्चा ने ये प्रश्न किया और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि एक दिन उसकी बेटी जो है वो उससे पूछ बैठे कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पापा बताइए ज़रा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैं सोच ही नहीं सका, लेखक कह रहे हैं कि मैं सोच ही नहीं सका, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बात तो बिल्कुल सत्य है कि हर तीसरे दिन नाखून क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप कसकर उन्हें डांटा करते हैं। डांटा करते कि नहीं करते हैं? आप लोग देखते होंगे कई बार स्कूल में भी हम लोग अगर नाखून बढ़ जाता है तो सर लोग, मैम लोग डांटने लगती है। पिताजी भी नाखून बढ़ने पर गुस्सा जाते हैं, मम्मी भी गुस्सा जाती है और कहती लाओ तो आज काट ही देते हैं इसे, बार बार तुम जो है ना नाखून बढ़ा लिया है और सबको नोचते रहता है, भौंकते रहता है। वही चीज़ है, डांटा करते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागा नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करता है। लेकिन किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि ये जो नाखून है, लेखक इसे अभागा का उपाधि दिया है। प्रश्न बनेगा कि अभागा का उपाधि किसे दिया गया है बच्चों? तो याद रखिएगा किसे दिया गया है, नाखून को, ठीक है। अभागा नाखून इस प्रकार बढ़ा करते हैं, काट दीजिए चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। देखिए लेखक कह रहे हैं, मुझे तो हंसी भी आ रही है पढ़कर, बहुत आनंद भी मिल रहा है कि लेखक बता रहे हैं कि इसको नाखून को काट दीजिए, बेलज्जा की तरह, निर्लज की तरह कुछ भी कर दीजिए, लेकिन फिर ये हर अगले महीने बढ़ाते हैं, हर सप्ताह में, कुछ दिन में, मतलब कि ये बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अभी देखिए मैंने रिसेंटली अपने नाखून को 2 दिन पहले काटा था और आज देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, हाजिर। आखिर ये इतने बेहाया क्यों है? लेखक कह रहे हैं कि आखिर ये इतने बेहाया क्यों है, ये जो नाखून है इतने बेहाया क्यों है, क्यों इसे शर्म नहीं आता है। कुछ लाख ही वर्ष की बात है, यानी कि कुछ लाख वर्ष बीत चुकी है। जब मनुष्य जंगली था, मनुष्य क्या था बच्चों? जब मनुष्य जंगली था, जंगली बोले तो ये देख सकते हैं आप, यही सब चीज़, मनुष्य कुछ लाख वर्ष पूर्व हम लोग इसी तरह के हुआ करते थे, इसीलिए मैं ये चित्र लाया हूँ, ठीक है। हम लोग क्या थे? जंगली थे, वही लेखक कह रहे हैं, जंगली था, बनमानुष जैसा। ये आपको क्या लग रहा है? शेर जैसा लग रहा है क्या बच्चों? बनमानुष जैसा लग रहा है ना? हाँ वही चीज़ है कि हम लोग बनमानुष के जैसा थे। उसे नाखून की ज़रूरत थी, उसे नाखून की क्या थी बच्चों? काफ़ी ज़रूरत थी, याद रखिएगा ना। हाँ, उसे नाखून की ज़रूरत थी उसकी जीवन रक्षा के लिए। पूछेगा प्रश्न कि प्राचीन समय में नाखून की क्या ज़रूरत थी? तो उसकी जीवन रक्षा के लिए बच्चों। किसके लिए? उसकी जीवन रक्षा के लिए। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जब ये लोग को देखिए, आखिर ये लोग भी तो जीना चाहते थे। तो मान लीजिए कि अगर इस पर कोई अटैक कर दिया, कोई हमला कर दिया, कोई इसे मारना चाहे, तो अभी के तरह नहीं ना, पहले के ज़माना में भी बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र हुआ करता था जो कि अपना रक्षा कर पाएगा।
ठीक है। तो ये लोग के पास बड़ा बड़ा नाखून हुआ करता था, जिससे ये लोग अपना बचाव कर सकता था, ठीक है। और अभी के ज़माना में भी देखिएगा शेर, भालू, चीता, ये सब के पास भी बड़ा खूंखार टाइप का नाखून होता है, जिससे वो चाहे तो जिसका मन तिसका मुंह तू नछड़ के उसे काट के खा भी सकता है, मार भी सकता है। नाखून की वजह से आदमी को मार देगा। तो वही चीज़ है, पहले के टाइम में इन सबों को क्या था, नाखून था, वो भी बड़ा बड़ा डेंजरस नाखून, जिससे वो अपना आत्मरक्षा कर पाता था बच्चों। वही दिया है यहाँ पर बच्चों कि उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थी, जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वह उसके अस्त्र थे। रियल बोले तो यह उसका क्या था बच्चों, नाखून अस्त्र था। समझ में आ गया ना, जिसके सहायता से वो लड़ सकता था, नाखून की सहायता से लड़ सकता था। दांत भी थे। पहले के टाइम में मनुष्य का दांत भी डेंजर सब टाइप का हुआ करता था, डायरेक्ट किसी को गर्दन में काट दिया तो मर जाता था, ठीक है। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। एक नंबर पर था नाखून, दूसरा नंबर पर स्थान रखा गया था किसका बच्चों, तो दांत का रखा गया था, ठीक है। देखिए दांत भी था पहले के टाइम के मनुष्य को, और दांत मतलब कि दांत तो अभी भी है, माने वैसा दांत था, ठीक है। काफ़ी खूंखार टाइप का दांत, जो कि अटैक अगर करे तो अपना रक्षा वो दांत की सहायता से भी कर सके। यानी अगर आप उसे मारिएगा तो आपको झपट्टा लेके दांत काट के वो बच सकता था, ठीक है। लेकिन पहला स्थान आता था नाखून का, ठीक है। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। प्रतिद्वंदी जो उनको हराने आते थे, लड़ाई करने आते थे, उनको हराने के लिए बच्चों, ठीक है, दांत और नाखून हुआ करता था बड़ा बड़ा। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। नाखून क्या था उसके लिए, एक आवश्यक अंग, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर है कि फिर धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ देखिए ना, फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। लेकिन मनुष्य क्या करने लगा, जैसे जैसे समय बीतने लगा, वो अपना नाखून का प्रयोग छोड़ के बाहर की चीज़ों का प्रयोग करने लगा आत्मरक्षा के रूप में। पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले, पत्थर का ढेला बच्चों ऐसे समझिए, ये देखिए आप यहाँ चित्र में देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए पत्थर का ढेला, ये सब के पास देखिए ना, पत्थर का ये सबका हाथ में देखिए, देख रहे हैं ना, ये सब पत्थर को तोड़ तोड़ के एक ऐसा नुकीला चीज़ बना रहा है, जिससे ये किसी भी चीज़ को आघात पहुंचा सके, चोट पहुंचा सके। हाँ, तो वही चीज़ है, प्राचीन समय में जब वो नाखून का प्रयोग करना थोड़ा थोड़ा बंद किया, तो पत्थर के ढेले और पेड़ की डाल, पेड़ की जो मोटा मोटा डाल होता है ना, हाँ, पेड़ की डालें काम में लाने लगा। कौन बच्चों, तो मनुष्य। और यही सब चीज़ जो है ना, रामचंद्र जी की वानरी यानी बंदर का जो सेना था ना, आप देखे होंगे राम सेतु पुल जब बनता है तो वहाँ पर वो लोग बहुत सारे बंदर आते हैं, वही चीज़ है। वानरी सेना के पास भी ऐसे ही अस्त्र और शस्त्र थे बच्चों, यानी कि पेड़ के डाल वगैरह, पत्थर सब था, नाखून वगैरह था, जिससे कि वो हाँ कोई काम करता था। आगे है कि उनसे हड्डियों के भी, है ना, यहाँ उसने हड्डियों को भी हथियार बनाया। कौन बच्चों, यही मनुष्य सब हड्डी को भी धीरे धीरे क्या किया, हथियार बनाना शुरू किया। यही सब मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा सा जानवर को पकड़ा, जानवर को पकड़ के मार दिया, अब मारने के बाद जब बचता था बच्चों उसका हड्डी, तो हड्डी तो नहीं ना खाएगा, तो उस हड्डी का नुकीला बना बना के उसका प्रयोग करता था किसी को चोट पहुंचाने के लिए या अपना शिकार करने के लिए। हड्डी का ही क्या बना लेता था, बहुत बड़ा औजार बना लेता था, और कोई भी दूसरा जानवर आ रहा है उसे भोंक देता था कि वो डायरेक्ट ख़त्म हो जाता था ना बच्चों। तो आखिर उससे क्या बना लिया वो, हाँ, तो अपना क्या बना लिया, वो हड्डी से भी क्या बना लिया, हथियार बना लिया बच्चों। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 नंबर में देखिए दिख रहा है ना, हड्डी को कैसे तोड़ तोड़ के हथियार बना रहा है। हाँ, तो वही चीज़ है, हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था, अगर हड्डियों का अगर बात करें कि हड्डी की तुलना में अगर हम कहें कि सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है, देवताओं के राजा का वज्र है। देवताओं के राजा किसे कहा जाता है, इंद्र कहा जाता है। प्रश्न बनेगा कि देवताओं के राजा किन्हें कहा जाता है, तो इंद्र को देवताओं के राजा कहा जाता है। और हड्डी के मामला में सबसे मजबूत अगर शस्त्र या बोलिए अस्त्र अगर था किसी के पास, तो वो इंद्र भगवान के पास था, ठीक है।
आगे है जो दधीची मुनि की हड्डियों के बना था। किसका बना था? दधीची मुनि की हड्डी। दधीची मुनि कौन थे? एक मुनि थे बच्चों, एक साधु टाइप का थे, बहुत ही सात्विक धावी थे। ठीक है, यानी कि साधु थे, बहुत ही अच्छा साधु थे, ईश्वर के प्रति साक्षात भावना रखने वाले थे। तो इनके हड्डी से, ठीक है, दधीची मुनि के हड्डी से जो हथियार बनाया गया वो हथियार इंद्र भगवान के पास है। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, यानी कि पहले मनुष्य नाखून का प्रयोग करके अटैक वगैरह करता था आत्मरक्षा के रूप में, शिकार के रूप में, फिर पत्थर का प्रयोग किया, फिर लकड़ी वगैरह का डाल का प्रयोग किया, फिर धीरे धीरे मनुष्य हड्डी का भी प्रयोग करने लगा। क्या बनाने के लिए? अस्त्र और शस्त्र बनाने के लिए। आगे है कि मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य आगे बढ़ते गया, उसने धातु के हथियार बनाए। और आज के ज़माने में बच्चों आप लोग देखते होंगे जो मनुष्य वो किसके हथियार बनाए हुए हैं? तो धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे बच्चों, जिनके पास लोहे के क्या थे? अस्त्र और शस्त्र थे। आज भी आप लोग देख सकते हैं कि जो मनुष्य लोग होता है बच्चों, ठीक है, उनके पास नाखून नहीं है हमला करने के लिए, उसके पास, ठीक है बच्चों, लकड़ी वगैरह से हमला वो नहीं करते हैं, डाली वोली पत्थर नहीं, उसके पास आज हथियार है, जैसे कि तलवार है कि नहीं? आखिर वो तो लोहा का ही है ना, तलवार ले लीजिए, बड़ा बड़ा हंसुआ, ठीक है। लेकिन अगर उससे भी समय को आगे बढ़ाइए और हम लोग का युग में आइए तो आज के ज़माना में इंसान डायरेक्ट गोली ही, यस या नो, पहले नाखून से अटैक करता था, हमला करता था, लेकिन अब इंसान डायरेक्ट गोली निकाल लेता है बच्चों, यस या नो, अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए। वही चीज़ दिया है कि मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजयी हुए। और यही लोहा के अस्त्र शस्त्र की वजह से जहाँ जहाँ लड़े वहाँ वहाँ वो विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। देखिए बच्चों, जो लोहे के क्या थे? अस्त्र थे। देवताओं के राजा इंद्र को भी यानी कि मनुष्यों के राजा सबसे हेल्प लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास यानी कि मनुष्यों के पास लोहा का अस्त्र और शस्त्र था, जो कि किसके पास नहीं था बच्चों? हाँ, तो इंद्र जी के पास भी नहीं था। इंद्र जी के पास क्या था? तो दधीची का हड्डी का बना हुआ एक अस्त्र था, लेकिन लोहा का नहीं था। और यहाँ दिया गया है कि असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, उसे बहुत सारा ज्ञान था, विद्या प्राप्त कर लेता। असुर यानी राक्षस, असुर यानी राक्षस लोग, अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं था। उसके पास लोहे के अस्त्र नहीं था। किसके पास? किसके पास बच्चों? हाँ, तो असुर के पास। उनके पास विद्या तो थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़ा भी नहीं थे। अगर मैं बात करूं तो वो असुर यानी कि राक्षस लोग के पास क्या नहीं था? घोड़ा भी नहीं था। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य यानी आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य किसको कहेंगे बच्चों? तो याद रखिए, ये आर्य जो है ना, किधर गया जी? हाँ, आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य किसको कहते हैं? तो आर्य जो है बच्चों, आर्य वे लोग थे जो मध्य एशिया से आकर सिंधु घाटी में बस गए। आर्य कौन थे? जो मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। ठीक है बच्चों, कहाँ से आए हुए लोग थे? मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, जो आके कहाँ बस गए? सिंधु घाटी में बस गए ये लोग। ठीक है, और इनके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र एवं घोड़ा वगैरह भी था इसके पास, आर्यों के पास। तो आर्यों के पास क्या क्या था? प्रश्न बनेगा बच्चों कि आर्यों के पास क्या क्या था, तो आपको जवाब देना होगा कि आर्यों के पास घोड़ा भी था, लोहे के अस्त्र एवं शस्त्र भी थे। आगे है कि आदि विजयी हुए। विजयी जरूर होगा क्योंकि उसके पास हर कुछ था। घोड़ा था, स्पीड में दौड़ के भाग जाता था, जरूरी पड़ने पर लोहा के अस्त्र थे, अटैक कर देता था। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। ठीक है, इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, देखिए लोहा के अस्त्र के वजह से कौन कौन हारे बच्चों? नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, सब कोई हार गया। किसके वजह से बच्चों? लोहा के अस्त्र के वजह से। यानी कि लोहा का अस्त्र था, जिसके वजह से ये सब जो जिसका इसका नाम था ना, ये सब लोहा के अस्त्र के सामने हार मान लिया। क्योंकि लोहा का अस्त्र में ज़्यादा पावर होता है ना बच्चों, जैसे तलवार है और सुपर्ण के पास नहीं है तो उसको जाके भोंक दिया तो ये गया काम से। गंधर्व है, असुर है, मान लीजिए असुर है, असुर के पास क्या था? विद्या था, लेकिन उसके पास लोहा का अस्त्र नहीं था। इधर से गया आदि लोग, और आदि लोग जाके असुर को क्या किया?
इसको मार दिया, क्योंकि ये घोड़ा से आया और घोड़ा से आके इसको मार दिया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि लोहा के अस्त्र जो है वो उसी के वजह से देखिए कितना कोई को हराया गया। नाग हार गया क्योंकि लोग के पास नहीं था कौन चीज, लोहा का अस्त्र। सुपर्ण भी हार गया, इसके पास भी नहीं था। यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, सब हार गया क्योंकि किसी के पास भी बच्चों घोड़ा और क्या नहीं था, लोहे के अस्त्र नहीं थे। रहता तो कोई नहीं हारता। आगे दिया कि लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। वही चीज़ है कि लोहे के अस्त्रों ने क्या मार ली, बाजी मार ली। सोचिए इतना सब, इन सबों के पास सोचिए कितना विद्या था, बुद्धि था, फिर भी लोहा के अस्त्र के सामने हार गए हैं। इतिहास आगे बढ़ा, फिर समय आगे बढ़ा। वही चीज़, इतिहास आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा। पलीते वाले बंदूकों ने, अब देखिए अभी के ज़माना में देखते हैं ना बंदूक सब कट्टा, ठीक है, हाँ वही चीज़ है। पतीले वाले बंदूक ने, कारतूसों ने, टोपों ने, बमों ने, बम वर्कस वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट पर घसीटा है। ये सब चीज़ देख लीजिए, इतिहास को कितने कीचड़ भरे घाटों में बच्चों घसीटा है। कौन चीज़ सब, बम, गोली, बंदूक, ये सब आप फिर सुने होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था बच्चों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना, तो उसमें कितना लोग मारा गया था केवल बंदूक के वजह से बच्चों। और फिर क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, आखिर उस बम के वजह से कितना कितना आदमी मरा। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। बम वर्कस वायुयानों ने इतिहास को कीचड़ की घाट में घसीटा, हम लोग को बहुत कष्ट हुआ, ठीक है, घसीटा। यह सबको मालूम है, सबको मालूम है। नकधर मनुष्य, नकधर यानी नाखून वाले मनुष्य, यही है। नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। और हम लोग क्या किए हैं, किस पर भरोसा करके बच्चों, हाँ किस पर भरोसा करके, एटम बम पर। किस पर, एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़े हैं। हम लोग को कुछ होता है तो डायरेक्ट क्या कहते हैं, ठोकिए देंगे, मारिए देंगे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास उतना बड़ा बड़ा अस्त्र और शस्त्र है बच्चों, याद रखिएगा ना। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों दिया गया है मेरा फ़ोन नंबर, आप नंबर लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि पर उनके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। आज के ज़माना में हम लोग नाखून का प्रयोग करके कोई चीज़ करते हैं क्या, कुछ नहीं करते हैं। ना ही किसी को मारते हैं, ना ही बम बरसाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ तो नहीं करते हैं। नाखून से मतलब कि ऐसे समझिए आप कि ये जो नाखून है, क्या नाखून की वजह से आज हम कुछ करते हैं, क्या नाखून की वजह से हम लोग शिकार करते हैं, कि नाखून की वजह से हम लोग कुछ करते हैं। तो नाखून का लगभग अब हम लोग नाखून का प्रयोग नहीं करते हैं शिकार वकार करने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये नाखून बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग पशुता हैं और पशुता का लक्षण कभी ख़त्म नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ लेकर कहते हैं कि नाखून मनुष्य फिर आगे हैं, यहाँ वही था ना, एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अब भी प्राकृतिक मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। लेकिन ये जो प्राकृतिक है, हम लोग के अंदर में जो खुद छुपा हुआ अस्त्र है यानी कि नाखून है, प्राकृतिक चाहती है कि वो मनुष्य के पास हमेशा रहे और वो निकलते रहती है। अब भी वह शायद दिला देती है, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। लेखक कहते हैं कि हम लोग का नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावली जीव पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले हो। लेखक कह रहे हैं कि ये जो हम लोग का नाखून बढ़ता है, ये बढ़वे करेगा चाहे हम लोग कितना आगे बढ़ जाए, क्योंकि यही सब नाखून बढ़ के हमको ये याद दिलाता है कि बहुत दिन पहले हम लोग यही थे, बड़े बड़े नाखून वाले, दंतावली, बड़े बड़े दांत वाले लोग थे हम। जो कि देखते हैं इसका मुंह देखिए ऐसा क्यों निकला हुआ, क्योंकि दांत बाहर की ओर निकल रहा हुआ था, ठीक है। सबका मुंह देखिए किस टाइप से है। अभी के प्रेजेंट टाइम में भी बच्चों आप लोग देखिएगा कि जिसका दांत निकला हुआ रहता है उसका मुंह निकल जाता है, ठीक है, बाहर की ओर। वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पहले के टाइम में इसी टाइप के थे, पशुता वाला लक्षण था हम लोग का, और वही नाखून अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग पहले पशु थे। और
और यहाँ क्या दिया है, सतह पर विचरण करने वाले थे और जमीन के जो तल पर है इधर से उधर घूमते रहते थे शिकार के लिए। जैसे ये देखिए अपने शिकार के लिए कैसे घूम रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर देखिए शिकार के लिए, देखिए वो जंगल में चला गया, कोई इधर है कोई इधर है, आखिर अपने शिकार के लिए ही ना सब कुछ कर रहे हैं। तो पहले भी बच्चों, पहले भी जो जितने भी थे ये सब आदि मानव सब थे, ये भी क्या करते थे, शिकार के लिए इधर से उधर करते रहते थे। तो वही लेखक बताते हैं, कौन बच्चों, वही लेखक बता रहे हैं कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग का जो नाखून है बच्चों उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही लाख वर्ष पूर्व पहले नख दंतावली, नख यानी नाखून, दंतावली यानी दांत, दंतावली लंबी, लंबी यानी लंबा लंबा दांत नाखून वाले जीव हो, पशु हो, हम लोग वही जीव और पशु हैं। साथ ही साथ सतह पर विचरण करने वाले, सतह भी बताए ना, विचरण यानी घूमने वाले, सतह पर घूमने वाले, ठीक है, यानी कि विचरण करने वाले एवं चरने वाले वही सब हैं हम लोग। फिर यहाँ क्या आ गया, तथा किम, क्या कहा गया बच्चों, तथा किम का मतलब होता है फिर क्या, क्या होता है, फिर क्या। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, लेखक कह रहे हैं कि मैं हैरान हूँ और हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चे को नाखून नोक काटने, अब आइए आगे देखते हैं बच्चों, बच्चे को नाखून नोक काटने के लिए डांटता है। सही बात है कि नहीं। सोचिए प्राचीन टाइम में जिस नाखून का हम लोग इतना प्रयोग करते थे, आज उसी नाखून को नहीं काटते हैं तो हम लोगों को डांट पड़ती है। लेकिन कोई टाइम ऐसा आता था नाखून को शौक से बढ़ाया जाता था। आगे है, समझिएगा ध्यान से, किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चे को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहता होगा, लेकिन प्राकृतिक है कि वह अब भी नाखून को जियाए जा रही है। ठीक है, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, अपने नाखून को लगातार काटते रहते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक है, हर हाल में उसे जियाए जा रही है का मतलब हम लोग नाखून को कितनों काट देते हैं वो फिर बढ़ जाता है, कभी कभी नाखून उखड़ भी जाता है फिर भी आ जाता है, क्योंकि हम लोग हैं, पशु हैं और पहले थे, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। प्राकृतिक उसे जगाई जा रही है और है कि वह अब भी उसे काटे जा रहे हैं। कम वक्त रोज़ बढ़ते हैं, हम लोग उसे काटते हैं लेकिन वो रोज़ बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं। बता रहे हैं कि वे क्या हैं, नाखून क्या है, अंधे हैं। वे नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। पहले टाइम में हम जो नाखून का प्रयोग करते थे बच्चों शक्तिशाली बनने के लिए, लेकिन वो गया वो ज़माना। अब हम लोग के पास खुद शक्तिशाली यानी कि नाखून से कई गुना पावरफुल सब हम लोग के पास शक्तिशाली अस्त्र है, जैसे कि बम है, बंदूक है, AK-47 है। तो आखिर नाखून से कितना गुना ज़्यादा पावरफुल है, वही लेकर कह रहे हैं कि अब नहीं, नाखून जो है अंधे कह रहे हैं कि क्योंकि वे अंधे हैं। कौन, नाखून अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि, लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, मनुष्य नाखून को नहीं चाहता। बात बिल्कुल सत्य है। हम लोग सोचते हैं कि साला नाखून नहीं है बड़े तो ही अच्छा, लेकिन लड़की लोग सोचती है कि ये जितना बड़ा नाखून रहेगा उतना मजा आएगा। ठीक है, बड़ा बड़ा नाखून रहेगा तब ना शादी ब्याह में जाएगी तो किसी को नोच लेगी, हाँ नहीं चाहती। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए तो उसे असह्य लगता है। और आज के ज़माने के मनुष्य में बर्बर युग का मतलब ऐसे समझिए जैसे कि नाखून बड़ा हो जाना, दाढ़ी बड़ा हो जाना, मूंछ बड़ा हो जाना, बाल बड़ा हो जाना, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, हम लोग उसे काट लेते हैं। वही चीज़ है कि बर्बर युग का अगर हम लोग के अंदर अगर अवशेष रह जाता है तो हमें असह्य लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। यानी कि आपके अंदर अगर आपको नाखून बड़ा बड़ा होगा तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, अगर आपके अंदर कुछ भी हो तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा बड़ा बाल हो जाएगा, खासकर लड़का है, बड़ा बड़ा मुंह पर बाल आ जाएगा, दाढ़ी मूंछ आ जाएगा तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। यस या नो, वही चीज़ यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हम लोग जो है बर्बर युग का कोई भी चीज़ रहने के लिए देना नहीं चाहते हैं। अगर रह जाता है तो हम लोग को असह्य लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है, लेखक कहते हैं कि नाखून काटने से क्या होता है ये मैं कैसे कहूँ। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है। मनुष्य देखते हैं आज के ज़माने में नाखून काट लेता है, ब्यूटी पार्लर में लड़कियाँ जाके बहुत कुछ करवाती, फिर भी तो कुछ दिन में वैसा ही हो जाता है। आँख का भौं बनवाती है कि नहीं बनवाती है बच्चों, लड़के लोग मूंछ दाढ़ी बनवाते फिर भी तो वो आ ही जाता है ना। तो वही है कि मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ, वो तो आ ही जाता है ना।
वह तो बढ़ती ही जा रही है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा पर हत्याकांड बार बार थोड़ी हुआ है। आपको पता है कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, यस या नो, अगस्त के माह में। वही चीज़ है, हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। यह तो उनका नवीनतम रूप है। अगर रियल में बोले तो ये उसका नया रूप है। अगर अब कभी भी अगर युद्ध हुआ बच्चों, ठीक है, जो विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार हुआ, तो समझ जाइएगा कोई नहीं बचिएगा। यह तो उसका नवीनतम रूप है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, ये समझ लीजिए उसका नवीनतम रूप है। लेखक कहते हैं, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। देखिए वाह, कितना अच्छा चीज़ लेके निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पार्श्विक वृत्ति है बच्चों। मनुष्य का ये क्या है, एक पार्श्विक वृत्ति है। क्या है बच्चों, पार्श्विक वृत्ति। आप समझ लीजिए सर, ये पार्श्विक वृत्ति क्या होता है, पशु जैसा स्वभाव को हम लोग कहते हैं पार्श्विक वृत्ति। हम लोग का जो ये नाखून बढ़ता है, ये हम लोग का पशु वाला लक्षण है, वही वह पार्श्विक वृत्ति, पशु वाला लक्षण है, पशु वाला हैबिट है के जीवंत प्रतीक है। और ये जीवन का प्रतीक है, पशु वाला लक्षण का प्रतीक है नाखून का बढ़ना। वही लेखक कह रहे हैं, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं है। सही बात है, मरेगा कि बार बार बढ़ जाता है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य के नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में जो है कि लाना शुरू किया था। कुछ साल पहले नाखून का प्रयोग जो कि अच्छा से रखते थे, और किसी भी माने कि सेल्फ डिफेंस हो या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए नाखून को रखते थे, वो भी संजो कर। आगे है कि वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। ठीक है, किससे पता चलता है, वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष, कितने हजार पूर्व मेरे स्टूडेंट, 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। आज से अगर आप कहाँ जाइएगा, कितने हजार साल पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। किससे पता चलता है, तो कामसूत्र से पता चलता है। किसके कामसूत्र से, तो वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। पूछेगा कि ये बात किससे पता चलता है, ठीक है, कि 2000 साल पूर्व पहले नाखून को जो है कि संवारा जाता था। तो वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि 2000 वर्ष पूर्व पहले भारतवासी यानी कि इंडियन लोग नाखून को जम के संवारा करता था। उसके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक थी। यानी कि जब नाखून भी काटता था ना बच्चों, तो काटने का स्टाइल बड़ा मनोरंजक बताया गया है। ठीक है, मनोरंजन क्या किया गया है, बताया गया है। अब देखिए आगे कहता है, ठीक है, बताया गया है, बताई गई है। त्रिकोण आकार का नाखून काटा जाता था। त्रिकोण समझते हैं ना बच्चों, हाँ, 3 कोण आकर के, त्रिकोण टाइप का, वर्तुलाकार, हाँ, ठीक है, वृत्त की गोल गोल टाइप का, वर्तुलाकार, चंद्राकार, देखिए, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। देखिए इतना डिजाइन का, ठीक है, वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि प्राचीन समय में यानी कि 2000 साल पहले जब नाखून काटा जाता था तो बहुत ही डिजाइन का नाखून काटा जाता था, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, किस किस आकार का नाखून काटा जाता था, प्रश्न बनेगा तो आपको जवाब देना है त्रिकोण आकार का, वर्तुलाकार का, चंद्राकार, ठीक है, दंतुल आदि, इन सब आकारों का नाखून काटा जाता था बच्चों। सोचिए, देखिए मेरा तो लगभग गोल है, अगर मेरा कहिएगा सर आपका कौन आकार का नाखून काटे हैं, तो वर्तुलाकार हम कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए गोल टाइप का है ना। वर्तुला ऐसे समझिए, वृत्त ना होता है, वृत्त कैसे गोल होता है, उसी टाइप का नाखून गोल गोल कर काटे। तो अभी लगभग सब इंसान उसी टाइप का काटता है। हाँ, तो और अभी की जो लड़कियां होती है, खासकर स्टूडेंट वगैरह तो उतना नहीं, लेकिन जो फैशन ना होता है, जो ज़्यादा काबिल वाला होता है, देखिएगा पढ़ाई लिखाई कम करेगी, नाखून को कितना बड़ा बड़ा रखने वाला बात, वही चीज़ है। हाँ, ठीक है, अगर आपका नाखून बड़ा है तो आप ये मत कहिएगा कि सर हम ही को बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपका भी नाखून बड़ा बड़ा है तो आप भी पशु हैं। क्या है बच्चों, अगर आपका नाखून बड़ा बड़ा है तो समझ जाइए आप भी पशु हैं, और पशु थे। और कैसा पशु थे, तो ऐसा पशु थे बहुत पहले। आप लोग देख लीजिए, हाँ, हम लोग का जो वंशों का वंश है बच्चों, बहुत पीछे जाएंगे तो हम लोग का जो, आखिर हम लोग भी तो इन्हीं के माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हम लोग का भी पूर्वज बच्चों इसी टाइप का हुआ करता था। देखिए यहाँ कौन चीज़ पकड़ के, कौन जानवर को पकड़ के मार के खा रहा है। हम लोग भी इसी तरह से, ठीक है बच्चों, नंगे घुमा करते थे, यानी कि हम लोग का वंशज। अभी ना हम लोग को वस्त्र पहने हुए हैं, वही चीज़ यहाँ पर है बच्चों। आप लोग इन चित्र के माध्यम से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं चित्र इसलिए लिया हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ, कि आखिर हम लोग प्राचीन समय में कैसे थे, हाँ या नहीं।
तो समझ गए कि कामसूत्र से क्या पता चलता है कि हम लोग विभिन्न प्रकार के नाखून को काटा करते थे। ठीक है, आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस किस काम में आया करते थे। आप सोचिए, ना जाने, लेखक कहते हैं ना जाने कि वो नाखून का प्रयोग किस किस काम में करते थे। ठीक है बच्चों, लाइन बाय लाइन अगर एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप अगर पूरा देख जाइएगा तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये चैप्टर नहीं भी पढ़िएगा फिर भी समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन जब आप करके पढ़ते हैं तो नॉलेज भरता है आपके अंदर बच्चों। क्या भरता है? नॉलेज। और याद रखिएगा, मैट्रिक इंटर तो लगभग सभी बच्चा कर लेते हैं, मैट्रिक इंटर की पढ़ाई सभी बच्चा करते हैं। आगे अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको अभी से हर एक चीज़ को बेसिक से विस्तार पूर्वक से पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, और अगर बेसिक से विस्तार से पढ़ना है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। आगे है उनके, ठीक है, उनके शिक्षक यानी कि मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो मोम होता है। ठीक है, मोम और अलकतक यानी अलता। अलकतक का अर्थ क्या होता है? अलता। याद रखिएगा, याद देखिए ना, अलकतक यानी अलता। और यहाँ क्या दिया है? शिक्षक यानी मोम और अलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था नाखून को बच्चों। देखिए, मोम और अलता से जो है कि रगड़ कर लाल और चिकनी बनाया जाता था। किसको? तो नाखून को, प्राचीन टाइम में। आगे देखिए बच्चों क्या दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसीलिए मन लगा के सब्जेक्टिव पढ़िए। आगे है कि गोंड देश के लोग, किस देश के लोग? गोंड देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, यानी कि बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। और क्या करते थे? पसंद करते थे। और दक्षिणायन लोग माने दक्षिण के लोग, ठीक है, छोटे नख को पसंद करते थे। तो यहाँ से याद रखिएगा, गोंड देश के लोग, याद रखिएगा ना, गोंड देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। तो बड़े बड़े नाखून किस देश के लोग पसंद करते थे? तो गोंड देश के लोग। किस देश के लोग? गोंड देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। दक्षिणायन यानी दक्षिण के जो लोग हैं, नॉर्मल ऐसे समझिए, दक्षिण के जो लोग थे वो कैसे नाखून को पसंद करते थे? तो छोटे नाखून को। कि कैसे नाखून को? छोटे नाखून को। याद रखिएगा ना। हाँ, अब बड़े नाखून, गोंड देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। अब देखिए, सबका अलग अलग कल्चर होता है, वही यहाँ लेखक भी कहते हैं अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना रुचि है कि कौन कैसा नाखून रखेगा। देश की भी और कला की भी, देश की भी रुचि है और कला यानी कि जैसे आपको रखना है। काल की रुचि, काल यानी होता है समय, समय के अनुसार भी आदमी सब नाखून रखता है। ठीक है, कि पहले के किस टाइम में कैसे नाखून रखता था तो सब उसी टाइम में रखता है। अगर आज के ज़माने में और आज के युग में ये प्रचलन आ जाए बच्चों कि सब कोई को बराबर नाखून रखना है, तो हम लोग का इंडिया में भी और बिहार में भी जो है कि बराबर नाखून सब रखना शुरू कर देगा। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की और नीचे खींचने वाली वस्तुओं बच्चों को भारतवर्ष को मनुष्योचित बनाया है। क्या बनाया है? मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता, यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों, जो मानव शरीर का अध्ययन करता है वो जो प्राणी विज्ञानों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज विधियाँ रह गई है, जो कि दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। यानी कि हम लोग के शरीर में बहुत सारा ऐसा हैबिट रह चुका है जो कि दीर्घ काल तक रहा है बच्चों। क्या रही है? दीर्घ काल तक रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। देखिए, है ना, सही बात है, शरीर भी बहुत कुछ क्या कर लिया, ऐसा जो है कि अभ्यास हो चुका है जो कि वो शरीर अपने आप काम करती है। जैसे कि क्या काम करती है बताइए आप लोग। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे हम लोग का शरीर में हैबिट हो चुका है, आप ऐसे समझ सकते हैं जो कि हम लोग से अब खुद ब खुद होता है। हम लोग उसे करते नहीं है लेकिन खुद ब खुद होता है। वही लेखक भी कह रहे हैं बच्चों। अगर आप यहाँ से अगर पढ़िएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है। कौन? शरीर, यानी कि हम लोग के शरीर के अंदर एक ऐसा गुण पैदा हो गया है जो कि अपने आप, ठीक है, शरीर के भीतर वृत्ति
अनायास ही शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। शरीर उसे क्या करती है, अनजाने में भी अपने आप काम करने लगती है। ठीक है, जैसे कि देखो नाखून का बढ़ना, समझिए यहाँ पर अभी आपको जो बताएं वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि नाखून का बढ़ना यही है। क्या नाखून का बढ़ना इसे आप कहते हैं कि बढ़िए, या आप कोई दवा खाते हैं जिससे नाखून बढ़े? ऐसा कुछ नहीं ना होता है। वही चीज़ है बच्चों, वही चीज़ है। शरीर क्या करती है, अपने आप काम करती है। शरीर अपने आप काम करती है। जैसे कि नाखून का बढ़ना, नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। फिर एक केस का बढ़ना, केस भी देखते हैं, बाल जो है हम लोग का माथा का, वो भी अपने आप बढ़ता है। फिर दूसरे दांत का बढ़ना, दांत भी देखते होंगे। ये सब क्या है, खुद ब खुद बढ़ता है बच्चों, कि नहीं बढ़ता है? ये सब चीज़ खुद ब खुद बढ़ता है। फिर आगे है फिर यहाँ देखिए क्या है, तीसरा है पलके का गिरना। ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ आखिर क्या है? ये हम लोग का शरीर खुद ब खुद कर रही है, क्योंकि ये चलते आ रहा है प्राचीन समय से, कि जो हम लोग का आँख है वो अपने आप बंद होगा चालू होगा, आखिर पलक के झपकते हैं ना जी। तो वो सब क्या है, वो सब खुद ब खुद होगा, कि उसे हम लोग नहीं ना करेंगे जी। हम लोग तो नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद क्या होगा, हाँ झपकेगा। फिर इसी तरह दांत है, ये खुद ब खुद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मोछ दाढ़ी, वही चीज़ यहाँ पर लेखक भी कहते हैं। और असल में सहजात विरितियाँ अनजान अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। अनजान स्मृतियों, अनजान स्मृति जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहजात विरितियाँ कहते हैं। फिर है हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। किसके उदाहरण? वही जो अपने आप आंखें बंद हो जाती है, ठीक है बच्चों, पल के अपने आप झपकती है, दांत जो बढ़ता है, बाल जो बढ़ता है ना, हाँ वही चीज़ है। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक वृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, इससे हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग की वास्तविक प्रवृत्ति क्या था, और इसमें पहचानने में क्या मिलेगा, हम लोग को बहुत ही सहायता मिलेगा। बच्चों यहाँ तक मैंने जो बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप ऐसे समझ सकते, बहुत ही वीवीआई था, और आपका लगभग एग्ज़ाम में जितना भी प्रश्न आएगा लगभग तो यहीं से ही आएगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कहानी है तो है ही, लेकिन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जितना मायने रखने वाला था मैंने उसे ही पहले ही फुल एक्सप्लेन के जरिए बता दिया। अब ज़्यादा मैं रीडिंग दूंगा, कम मैं समझाऊंगा, क्योंकि समझाने का जितना था मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया। अब इधर जो है उतना समझने वाला भी नहीं है। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ देखिए क्या है, पर कौन सोचता है, बताइए, पर कौन सोचता है, सोचता तो क्या उसे, है ना, यहाँ सोचता तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा देने की जो सहजात वृत्ति है उसके पशुत्व का प्रमाण है। कह रहे हैं लेखक कि अगर मनुष्य ये सब चीज़ के बारे में सोचता तो उसको ये भी सोचनी चाहिए कि ये जो नाखून सब जो बढ़ रहा है ना, ये किसका है, तो पशुता का एक प्रमाण है। लेकिन कौन सोचता है? कभी आप सोचें कि ये जो नाखून बढ़ रहा है हम लोग का, ये एक पशु का एक लक्षण है? हम लोग कभी सोचे हैं? नहीं ना सोचे। तब वही चीज़ है, उन्हें काटने की जो वह प्रवृत्ति है उसकी मनुष्यता की निशानी है। और हम लोग बार बार नाखून को काट लेते हैं क्योंकि यह मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, और हम लोग के अंदर जो है बच्चों पशुत्व यानी पशु के लक्षण गुण रह गए हैं हम लोग के भीतर, पर वे पशुत्व को छोड़ चुका है। हम लोग पशुत्व को क्या कर चुके हैं? छोड़ चुके हैं। हम लोग पशु की तरह नहीं इधर उधर भटकते रहते हैं, किसी का शिकार करते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग तो उसे छोड़ दिए हैं, लेकिन हम लोग के अंदर में जो पशुत्व का लक्षण था बच्चों वो कभी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ याद रखना है। अब आगे है कि पशुत्व को छोड़ चुका है, पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आज भी हम लोग पहले की तरह पशु की तरह रहते तो आगे नहीं बढ़ पाते। और आज के ज़माना में देखिए हम लोग कितना आगे बढ़ गए हैं कि आप घर में हैं और मेरा वीडियो को देख रहे हैं ना। अभी आप कहाँ हैं? नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, और हम यहाँ कहाँ है? नहीं है, आप जो है कि फिर भी पढ़ रहे हैं।
यस या नो? आप घर में ही रहते हैं और जो है कि आप अपने मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, नानी को फ़ोन लगा के बात कर लेते हैं। तो जो भी काम करना होता है हम लोग आज के ज़माना में कर लेते हैं घर बैठे। अगर हम लोग वही पशु रहते हैं और वही पशु वाला लक्षण अगर हम लोग के अंदर अभी भी रहता और वही सब काम करते तो आज हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए बच्चों कि सब कुछ डेवलप हो सके तो हम लोग को पशुता वाला लक्षण छोड़ना पड़ा, ठीक है। लेकिन हम लोग के अंदर जो गुण है वो गुण तो उभर ही जाता है और नाखून बढ़ ही जाता है, ठीक है। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। जितना भी नाखून बढ़ेगा हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और उसे काट ही देंगे, वही लेखक कह रहे हैं विरोधनी है। आगे समझिएगा। अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे दिया है कि मेरा मन पूछता है कि किस ओर, लेखक कहते हैं कि मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है बताइए, पशुता की ओर या हमारी पशुता मनुष्यता की ओर। देखिए है ना, मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है कि हम लोग मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। अस्त्र बढ़ने की और यह अस्त्र काटने की, हम लोग हैं जो अस्त्र यानी कि नाखून को काट रहे हैं और एक है जो कि नाखून बढ़ रहा है। मेरी निर्बोध बालिका, लेखक कहते कि मेरी निर्बोध, कुछ नहीं पता है, बहुत बेचारी सुद्धा, मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न पूछा है। मनुष्य जाति से ही डायरेक्ट प्रश्न कर लिया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। सबसे पूछ रहा है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए आप बच्चों की नाखून क्यों बढ़ता है। वही लेखक भी कह रहे हैं कि समस्त मनुष्य जाति, तो आप भी तो मनुष्य है तो आप ही बताइए, जानते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, कमेंट करके बताइए क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। पशुता का अवशेष, हम लोग पशु हैं, इसका ये प्रमाण है कि हम लोग पशु हैं, अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। लेखक खुद कहते हैं कि मैं भी तुमसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्यों बढ़ रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है। पशुता की क्या है बच्चों, तो निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के, भारतीय भाषा में, इंडियन भाषा में, भारतीय भाषाओं में, ठीक है, अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द का व्यवहित होता है, ठीक है। आगे दिया है कि 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है बच्चों अधीनता, यानी किसी के अधीन रहना नहीं, अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, यानी कि कोई हमको कब्जा नहीं कर सकता, हम आज़ादी है, अधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने के अधीन। एक होता है अधीनता, एक होता है स्वाधीनता। स्वाधीनता का होता है अपने अंदर बच्चों, आप जो भी काम कीजिएगा अपने अंदर रह के कीजिएगा, वही है अधीनता। अंग्रेजी में कहना तो सेल्फ डिफेंस हम लोग कह सकते हैं। अंग्रेजी में अगर कहना है तो हम लोग उसे सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। कहते हैं ना पापा को कि हम लोग सेल्फ डिफेंस बनेंगे, सेल्फ डिफेंस, है ना। हम लोग खुद जो भी करेंगे अपना करके खाएंगे, अपने आप पैर पर खड़ा होंगे, वही हुआ बच्चों स्वाधीनता, ठीक है। अपना आप पैर पर खड़ा होना, सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। वही यहाँ है ना, किधर गया किटिर 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 मिलिए, हाँ मिल गया। सेल्फ डिपेंडेंस, क्या कहेंगे इसको, सेल्फ डिफेंस नहीं, सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है। सेल्फ डिफेंस तो वो हो गया आत्मरक्षा, जब हम लोग हम पर कोई अटैक करते हैं तो हम लोग बचते हैं, वो हुआ सेल्फ डिफेंस। और ये हुआ सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट याद रखिएगा, डिपेंडेंट कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, लेखक कहते हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि स्वतंत्रता स्वराज्य इतने दिनों तक अंग्रेजी का क्या है बच्चों, अंग्रेजी किधर गया, हाँ अंग्रेजी की अनुवर्ती करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों कह रहे हैं। आज के ज़माना में जब हम लोग अपने आप पैर पर खड़ा भी हो जाते फिर भी अधीनता क्यों कह सकता है। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वाधीनता उन सब में स्व का बंधन, क्या है, स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या करेगा, यह क्या संयोग की बात है, यह क्या संयोग की बात है। क्या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट
होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानियों की बात फिर याद आती है। लेखक कहते हैं कि मुझे प्राणी विज्ञानियों की बात फिर याद आती है। सहजात विरिति अनजानी स्मृति का ही नाम है। सहजात विरिति किसका नाम है? दिख रहा है ना? हाँ, सहजात विरिति, रुकिए एक बार हम देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ, सहजात विरिति अनजानी स्मृतियों की ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। देखिए, सभी कोई सोच रहे हैं कि आखिर इस देश में इस देश को यानी भारत देश को सुखी संपन्न कैसे बनाया जाए। तो यहाँ से अब फिर से हम लोग का एक इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है। उधर उतना ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन अब फिर से ज़रूरी वाला चीज़ स्टार्ट होगा। ठीक है, जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है बच्चों मैं बताते हुए जाऊँगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारा इतिहास क्या है बच्चों? बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है। हम कोई नया नहीं सिखाए वाले नहीं है। हम लोग पहले से ट्रेंड है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए जाएं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विलुप्त और संस्कार उज्जवल है। जो हम लोग की परंपरा है बच्चों, ये क्या है? महिमामयी है। वैसे भी आप लोग जान ही रहे हैं कि हम भारतीय इंडियन का जो है कि कितना वैल्यू है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। आपको ये सोचने की एक प्रेरणा देती है कि हमारी जो भारतवर्ष है बच्चों, है ना, भारतवर्ष आखिर ये कितने महान है, जो कि सभी जगह इनका महिमामयी गान होता है। आगे है कि यह जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गई है। परिस्थितियां, ये सही बात है कि परिस्थितियां बदल गई है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है। उपकरण नए हो गए हैं। उपकरण क्या हो चुके हैं? नए हो चुके हैं। और उलझनों की मात्रा, किसकी मात्रा बच्चों? उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं है। भारतीय चित्त को जो आज भी अधीनता के रूप में बच्चों, आगे यहाँ से देखिए आप लोग, हो गया अब हम लोग का ख़त्म होने ही वाला है। ठीक है, अधीनता के रूप में, है ना, देखिए अधीनता के रूप में सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। दीर्घकालीन संस्कारों का क्या है? फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने पास, है ना, यहाँ अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया, है ना, यहाँ लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। ऐसा नहीं कि जो चीज़ हमारा पुराना है हम उसी में लगल रहे, या जो चीज़ नया आए तो हम लोग उसी में विलुप्त हो जाएं। ठीक है, हम लोग के यहाँ अक्सर क्या होता है, भारत में कोई भी चीज़ पुराना है तो हम लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, या नहीं तो क्या होता है, कोई चीज़ जब नया आया तो हम लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, पुराना को छोड़ देते हैं। वही चीज़ यहाँ लेखक भी कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है, चिपटे रहते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। याद रखिएगा, वही लेकर कह रहे हैं कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। प्रश्न पूछेगा कि कौन आदर्श नहीं बन सकता है, तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। परंतु मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सता के नशे में चूर होकर अपना
सब खो दें। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करें, अपना अगर कोई चीज़ है जैसे नया है तो उसको हम इतना उसका इज्जत दें, वैल्यू करें कि हम लोग उसी में अपना सब कुछ खो दें, ऐसा भी नहीं करना है। आगे है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। कौन कहा था? कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ है ना का ये लाइन जो है इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बनेगा कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो इसका जवाब आपको देना है सर कालिदास में। किस में देना है? कालिदास में। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं हैं, यानी कि जितने भी पुराने चीज़ें वो अच्छे नहीं होते। और क्या है फिर यहाँ पर? सब नए, जितना भी नया है वो खराब नहीं होता। तो ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। आगे है, भले लोग दोनों की जांच करते हैं। भले लोग क्या करता है? दोनों की जांच करता है। नया लेने जाएगा सामान तो सोचेगा कि कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा, या पुराना सामान लेगा तो वो सोचे कहीं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं बच्चों, जो टिकने वाला है वो टिकेगा ही। आगे है, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करता है और जो मूढ़ लोग होते हैं, ठीक है, वो दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। और आज के ज़माना में भी यही होता है, जो मूर्ख लोग हैं वो किसी भी चीज़ पर उतना जानकारी प्राप्त नहीं करेगा, खाली इधर उधर घूमेगा। और जो समझदार लोग हैं, आदर्श लोग हैं, वो किसी भी चीज़ को एक बार में मान जाते हैं। जैसे कोई सामान खरीदने गया, अब जो नहीं जानता है, मूर्ख लोग है, वो 10 बार एक सामान के पीछे दिमाग लगाएगा कि हाँ ये पुराना है, नहीं टिकेगा ज़्यादा दिन, नया सामान ले लेंगे, क्या पता टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ऐसा सोचता है ना। लेकिन जो समझदार व्यक्ति वो सोचेगा नहीं, ये नया सामान है अभी टिक सकता है, या पुराना सामान है तो अरे ये भी चलेगा, अभी चलेगा। वही चीज़ बता रहे हैं। सो हमें परीक्षा करके, वही चीज़ें यहाँ भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व सचित भंडार में वह हितकर वस्तु नहीं आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? लेखक कहते हैं कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आगे है, जातियाँ इस देश में अनेक आई। यहाँ तो और यहाँ पर अब लगभग अब जो हम लाइन बताएंगे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि इस कहानी का जो मेन टॉपिक है वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ज़्यादातर प्रश्न वहीं से पूछते, यहाँ से तो आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, जातियाँ इस देश में अनेक आई। प्रश्न बनेगा कि किस देश में जातियाँ अनेक आई? तो भारत देश में जातियाँ अनेक आई। ठीक है, फिर है कि लड़ती झगड़ती भी रही, और भारत देश में जानते हुए लड़ती झगड़ती भी रहते हैं। फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई, और हम लोग फिर से लड़े झगड़े और फिर से बस भी गए। सभ्यता की नाना सीढ़ियाँ पर खड़ी, और नाना मने होता है विभिन्न, अनेक, नाना और सुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए इन सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है, और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से, किससे बच्चों? अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। क्या की थी? सुलझाने की कोशिश की थी। पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। एक बात उन्होंने क्या की थी बच्चों? उन्होंने लक्ष्य की थी समस्त वर्णों और समस्त जातियों का, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। एक क्या है बच्चों? सामान्य आदर्श भी है। वह है अपने ही बंधनों, क्या है बच्चों? अपने ही बंधनों में अपने को बांधना। अपने ही बंधनों में क्या करना? अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? अगर मैं ये कहूँ कि मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है, तो आहार निद्रा। किससे? आहार निद्रा, यानी खान पान। मनुष्य का खान पान और जो है पशु का खान पान में अलग है ना बच्चों। पशु डायरेक्ट कोई चीज़ चिबा जाता है, और हम लोग मनुष्य उसे अच्छा से पका के सिझा के खाते हैं। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु के विभिन्न उसमें संयम है। आजकल के पशु देखिए क्या होता है, कोई भी पशु है अगर वो गुस्सेल स्वभाव का है तो थोड़ा देर के अंदर तुरंत शांत हो जाएगा। सांप ही है, फुफुआएगा लेकिन वो शांत हो जाएगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, अगर कभी भी गुस्सा करते तो ये क्रोधित है महीना 2 महीना साल भर,
दूसरे के सुख के प्रति संवेदना है। मनुष्य में क्या है? दूसरे के प्रति सुख में संवेदना होनी चाहिए। श्रद्धा है, तप है, त्याग है, वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य क्या है? इसलिए मनुष्य झगड़ते डटे और अपना आदर्श नहीं मानता। मनुष्य किसी भी चीज़ को अपना आदर्श नहीं मानता, क्योंकि सबसे लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है। अगर कोई उसे कुछ बोले तो उसी को उल्टा पुल्टा बोल देता है। वही चीज़ है मनुष्य, लेकिन पशु ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे है, इसलिए झगड़े नहीं आदर्श क्या है? झगड़े डटे को अपना आदर्श नहीं मानते। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेक को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर के लिए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। जो असत्य आचरण है, गलत आचरण है, वो गलत आचरण होता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। ठीक है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में, इसलिए महाभारत में, किसमें बच्चों? महाभारत में। और ये जो है महाभारत के ही ये श्लोक हैं। ठीक है, महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, स्व और क्रोध को सब वर्णों में सामान्य धर्म कहा गया। यानी कि जो हम लोग के अंदर जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, उसको हर धर्म में सामान्य कहा गया। इसीलिए हम लोग को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, बचा लेता है, वही इंसान आगे चल के कुछ करता भी है। लेखक वही भी कहते हैं। फिर आगे देखिए, नीचे देखिए क्या लिखा है, अन्यत्र इसमें नियंत्रण दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा है कि, कौन बच्चों? गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? तो ठीक ही कहा है। देखिए यहाँ पर है, इसके बाद ये देखिए खत्म। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा है। लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो टाइम लगेगा। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मम बंधन ही मनुष्य की मनुष्यता बनाता है। अहिंसा, सत्य और क्रोध मूलक धर्म का मूल उत्सव यही है। मुझे क्या है? मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने या आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। अज्ञान क्या करता है? अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आपको हर जगह नीचे गिरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। वही है कि अनजान क्या है? अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, यानी कि पछाड़ देगा आपको। और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मनुष्य को नाखून कैसे मिलेगा? मनुष्य को नाखून कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। देखिए कहते बाह्य उपकरणों की क्या करें? ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। देखिए एक बूढ़ा था, वो कितना अच्छा विचार देता है कि बाहर नहीं, अपने भीतर की चीज़ को देखो। हम लोग क्या करते हैं? गांव समाज सोसाइटी में दिखावा करते कि हम ये है वो है, लेकिन भीतर में आप कुछ नहीं है। तो आपको अपने भीतर मजबूत करना है, ना कि बाहर। तो हिंसा को मन से दूर करो। बोल रहा है कि हिंसा को मन से क्या करो? दूर करो। ठीक है, मिथ्य को हटाओ, क्रोध और द्वेष को, ठीक है, दूर करो। देखिए ये सब चीज़ को बोला है वो दूर करो। लोक के लिए कष्ट करो। आराम की बात मत सोचो। ये मत सोचो कि हमेशा आराम करना है। ठीक है बच्चों, आराम की बात मत सोचो। प्रेम से बात करो, सोचो। आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है बच्चों। उसने क्या कहा? एक बूढ़े व्यक्ति कि प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है, हमारे भीतर है। आपके पास कितना भी संपत्ति, धन, कार, बंगला है तो वो कुछ नहीं है। रियल में आपके अंदर जो प्रेम है, उसी से आपका इंसान आपको वैल्यू, इज्जत देता है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की भी प्रवृत्ति है। ठीक है, क्या है? पशु की प्रवृत्ति है।
स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य की बात अच्छी लगी तो लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। देखिए क्या कर दिया गया, उसे गोली मार दी गया। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है अगर ज़्यादा ज्ञान देता है तो हम लोग को बुरा लगता है और हम लोग उसे क्या करते हैं, कहते ये कर देंगे वो कर देंगे, चुप रहो जाता मत बोलो, होता है ना। वही चीज़ यहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति देखिए कितना अच्छा उसे ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे, बुझा रहे थे, उसे क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई। बताइए तो ये कहाँ से नाइंसाफ़ी है। ठीक है, कहाँ का ये इंसाफ़ी, ये तो सारा नाइंसाफ़ी है। वो बूढ़ा व्यक्ति अच्छे बात बता रहे थे कि ये करो वो करो, ठीक है, और क्रोध मत करो, द्वेष मत करो, ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, तो उसे गोली मार दी गई। बताइए, हाँ गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, आदमी की जो नाखून बढ़ा ये हम पर हावी हो गया है। हम लोग कुछ करें या नहीं करें ये बाहर ही जाता है। लेकिन अगर मनुष्य पर कोई चीज़ हावी होता है तो आदमी उसे ख़त्म कर देता है, हटा देता है अपना लाइफ से। लेकिन नाखून जब आपके अंदर बढ़ रहा है, ये आप पर हावी हुआ है, तो आप इसे क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं। ये बूढ़े व्यक्ति अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहा था तो इसे गोली मार दिया गया। ये आप पर हावी हो रहा था तो गोली मार दिया गया। तो नाखून भी तो आप पर हावी हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इससे भी कुछ कीजिए। वो यहाँ पर लेखक कहते हैं हावी हुई है। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई से बैठाकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था, लेकिन उसे गोली मार दी गई। वो कितना अच्छा अच्छा चीज़ बताए तो उन्हें गोली मार दी गई, क्योंकि मनुष्य को ऐसा लग रहा था कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति ये हम पर हावी हो रहा है, तो नाखून भी तो आप पर हावी हो रहा है, बिना बोले ये बढ़ रहा है, तो इसे भी कुछ कीजिए, इसे भी हाथ उड़ा दीजिए। हाँ वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आइए अब देखते हैं, ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। मनुष्य का नाखून का बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का मनुष्य का जो अनावश्यक अंग है बच्चों, उसी प्रकार झड़ जाएगा मनुष्य का, झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। आपको आश्चर्य होगा बच्चों कि प्राचीन समय में हम लोगों को पूंछ भी था। ये देखिए, ये सब जो जीव है ना, यहाँ पर इसका एक पूंछ था, छोटा पूंछ था बच्चों, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख पाइएगा इस चित्र में, तो यहाँ देखिए पूंछ का पता नहीं चलता है, लेकिन पूंछ भी था। मैं आपको अगर इससे भी पुराना अगर इमेज दिखाऊं तो थोड़ा यहाँ पूंछ था, ठीक है। यहाँ पर क्या था बच्चों, हाँ यहाँ पर इस वाले हिस्से में यहाँ पर पूंछ था, ठीक है, छोटा इस तरह से ऐसे करके पूंछ था। लेकिन जैसे बंदर का पूंछ होता है ना जी, आप ये उसी तरह से इसका भी पूंछ था। लेकिन समय ढलते गया, धीरे धीरे कट के हटले आज ऐसा समय आया है कि ये पूंछ हट गया है। तो ज़रा सोचिए, हम लोग को भी इसी स्थान पर, ये जो स्थान देख रहे हैं, हम लोग को भी यहाँ पर पूंछ था। और यहाँ पर ना आप देखिएगा, अगर अनुमान कीजिएगा, मैं आपको अगर रियलिटी बताऊँ तो यहाँ पर एक छोटा सा हड्डी है बच्चों हम लोगों का भी, ठीक है। वहाँ पर हम लोग को पूंछ था, क्योंकि ये प्राचीन समय का है, ठीक है। हाँ तो यही हम लोग का भी पूछ हुआ करता था। जरा सोचिए, अगर हम लोग को अभी पूछ निकल जाए ढेर बड़ा तो बारे हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो जीन्स वगैरह सिलाएंगे ना, तो यहाँ से फाड़ के जो है ना पूछ को बाहर रखना होगा। तो वही चीज़ है, ठीक है। ये बच्चा भी देख लीजिए, है ना, इसका भी पीछे से अगर देखिएगा तो पूछ था। इस चित्र में उतना नहीं है, तो ऐसा नहीं कहिएगा कि सर पूछ नहीं था, पूछ था, छोटा पूछ था, ठीक है। तो जिस प्रकार मनुष्य का पूंछ खत्म हो गया, उसी तरह एक टाइम ऐसा आएगा कि मनुष्य का नाखून भी बढ़ना बंद हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य के अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य का पशुता भी विलुप्त हो जाएगा। जिस दिन ये नाखून बढ़ना बंद हो गया, उस दिन हम लोग के अंदर से पशुता का लक्षण ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेखक करे शायद उस दिन वह मरना शास्त्रों का उपयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है। मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। वृहत जीवन में अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने देने मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है, और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्य का तकाजा है। हम वो नाखून का बढ़ना, ठीक है, ये तो लक्षण है ही, लेकिन इसको ख़त्म करना हम लोग का क्या है, लक्षण है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिन सिखाए आ जाते हैं, वह पशुत्व को द्योतक है। हम लोग के अंदर जो चीज़ बिना सिखाया जाता है वो पशुत्व का लक्षण हम लोग कह सकते हैं उसे, ठीक है, द्योतक है। क्या हम लोग
गांव समाज में, घर में क्या हम लोग गाली देखते हैं ना, छोटा छोटा बच्चा गाली सीख जाता है, आप उसे सिखाए नहीं, सीख गया ना, तो वो आप कह सकते हैं कि ये पशुत्व वाला लक्षण है उसके अंदर। जिस प्रकार नाखून को तो हम बढ़ाते नहीं है, लेकिन ये बढ़ जाता है ना, आप कुछ कीजिए या नहीं कीजिए ये बढ़वे करेगा, तो पशुत्व का लक्षण है। आगे है, और अब खत्म हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए थोड़ा सा है, बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा, सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणाशास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों का बहुमूल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिससे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य है ना, परंतु मनुष्य की चरितार्थ वही चीज़ है कि परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मंत्र में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चय भाव जो है कि रखना चाहिए। सबका मंगल हो, ये नहीं कि आपका मंगल हो सबका मंगल हो, जी नहीं, सबका मंगल हो, ऐसा एक भाव रखनी चाहिए। मनुष्यों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। किसका परिणाम है? वृत्ति का परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थकता की ओर ले जाती है। कमबख्त ये नाखून है ना बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कमबख्त ये नाखून जितना बढ़ना है बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आप लोग एक मिनट सुन लीजिए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ देख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये फुल चैप्टर के साथ मैंने इसे समाप्त कर दिया है। तो आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग का स्क्रीन पर आ गया है क्या करना है आपको। ठीक है बच्चों, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का पढ़ाई अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।